हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। अब आज के सेशन में हम आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का जो है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपके चैप्टर के मतलब ये टॉपिक जो है ये ऑलमोस्ट आपके चैप्टर के एंडिंग में आ चुका है। हमने मेजर पार्ट जो चैप्टर के हैं वो फिनिश कर दिए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर हमारे चैप्टर के प्रीवियस जितने भी 18-19 सेशंस है सारे सेशंस देखिए, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। रेस्पिरेशन चैप्टर 8 से 10 मार्क्स के लिए ये वेटेज कैरी करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड दिस चैप्टर एंड यू वॉच दिस वीडियोज़ थॉरली। सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में किया है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमको स्टैटिस्टिक्स में ये पता चल रहा है कि 40% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें फिजिक्स और बायो की, आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। अब आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमने ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया कि अंदर से कैसे दिखता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया कि बाहर से हार्ट कैसे दिखता है। फिर उसके बाद हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है, कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करते हैं। हार्ट मायोजेनिक है, मतलब वो खुद को कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है। जबकि मैंने बताया था कि 1% जो होता है, 0.1 to 1% कंट्रोलिंग जो होता है वो ब्रेन के बेसिस पे होता है। मतलब ब्रेन भी हार्ट को कंट्रोल करता है लेकिन बहुत कम लेवल पे। ओके, सो अब देखो यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है वर्किंग मैकेनिज्म में, मतलब ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हम देखेंगे। तो पहला बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने लास्ट सेशन में डिटेल में पढ़ा था, आज वो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया गया है। कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल मतलब क्या? एक कार्डियक साइकिल मीन्स 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल हो जाता है, इसको मिलाकर हम बोलते हैं 1 हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? 1 हार्ट बीट। 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल टुगेदर इज नोन एज 1 हार्ट बीट या 1 कार्डियक साइकिल। सो लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्या दिया है हमको फर्स्ट पॉइंट में? ह्यूमन हार्ट ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। ह्यूमन हार्ट क्या करता है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है। जब ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड अपर चेंबर से लोअर चेंबर में जाता है, और जब ह्यूमन हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड लोअर चेंबर से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है ये? ऑल्टरनेट मैकेनिज्म है। कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट के टर्म्स में हम कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। ये दो टर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लो, इनको बाय हार्ट कर लो। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो मतलब कौन से चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं? एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली। जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा। मतलब ऊपर के हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स है। कितने चेंबर्स हैं? ऐसे 4 चेंबर्स हैं। ये देखो, ऐसे टोटल 4 चेंबर्स हैं हमारे हाथ में। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जब ये 2 चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे के चेंबर रिलैक्स हो जाएंगे। जब नीचे के चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर के चेंबर रिलैक्स हो जाएंगे। तो क्या बोला गया है? एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटली। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रिया रिलैक्स होते हैं। तो ये अल्टरनेट मैकेनिज्म है। पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। पहले अपर 2 चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो नीचे के चेंबर रिलैक्स्ड रहते हैं, फिर नीचे के 2 चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऊपर के चेंबर्स रिलैक्स्ड होते हैं। तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है? अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक, साथ में नहीं होता है। कॉन्जिक्यूटिव सिस्टोल प्लस डायस्टोल। जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, मतलब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होके एट्रिया रिलैक्स हो गया, तो ये पूरा सिस्टोल प्लस डायस्टोल, मतलब दोनों का सिस्टोल, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन प्लस दोनों का रिलैक्सेशन, कॉन्जिक्यूटिव सिस्टोल प्लस डायस्टोल, मतलब दोनों का कॉन्ट्रैक्शन और दोनों का रिलैक्सेशन मिला के क्या बनता है? एक सिंगल हार्ट बीट। आपका अपर चेंबर पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नीचे वाला चेंबर रिलैक्स्ड स्टेट में, फिर नीचे वाला चेंबर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऊपर वाला चेंबर रिलैक्स्ड स्टेट में हो जाएगा। तो जब मतलब दोनों चेंबर्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं सिंगल हार्ट बीट, 1 हार्ट बीट। क्या बोलते हैं इसको हम? 1 हार्ट बीट। जब आपका ऊपर का चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आवाज आती है लब।
क्योंकि एट्रिया के ढक्कन खुल जाते हैं। जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो अचानक से खुल जाता है। जब आप किसी बॉटल को दबाते हो तो बॉटल का प्रेशर दबाने की वजह से जो ढक्कन खुलता है तो ढप करके आवाज़ आती है, एकदम ऐसी आवाज़ आती है। तो जब ढक्कन खुलता है तो लब करके आवाज़ आती है, और जब ढक्कन बंद होता है तो डब करके आवाज़ आती है। तो ये लब और डब मिला के एक हार्ट बीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल हार्ट बीट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो क्या बोला गया है हमको? एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल। क्या बोला गया है? एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल, मतलब पूरा एक बार कॉन्ट्रैक्शन और पूरा एक बार रिलैक्सेशन मिला के एक सिंगल हार्ट बीट बनती है। और इस सिंगल हार्ट बीट को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं इस सिंगल हार्ट बीट को? कार्डियक साइकिल, जो हमारा टॉपिक है। वन कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स। एक कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड्स तक के लिए रहता है? 0.8 सेकेंड्स के लिए। मतलब अगर आपका एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड्स में हो रहा है तो 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होगा? क्या बोला मैंने? आपका एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड्स में हो रहा है तो 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होगा? तो फाइंड आउट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होता है? 72 से लेकर 75 हार्ट बीट्स। कितने हार्ट बीट्स होते हैं 1 मिनट में? अप्रॉक्सीमेटली 72 से लेकर 75 हार्ट बीट्स। ओके, तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो, मतलब जब आप सो रहे होते हो या जब आप लेटे हुए होते हो, जब आप रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो, आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेस नहीं होता है, कुछ टेंशन नहीं होता है, जब आप रेस्ट वाली कंडीशन में होते हो, तो उस टाइम पे अगर आपकी हार्ट बीट काउंट की जाए तो 1 मिनट में आप कितने हार्ट बीट मतलब आपकी काउंट होती है? अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी हार्ट बीट्स काउंट होती हैं? 72 से लेकर 75 हार्ट बीट्स। 1 मिनट में कितने हार्ट बीट्स काउंट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली इन एन अडल्ट विच इज एट रेस्ट? अप्रॉक्सीमेटली 72 to 75 हार्ट बीट्स। सो वन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स, मतलब एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड लगाती है। तो 1 मिनट में कितने ऑन एन एवरेज इन अडल्ट्स एट रेस्ट, मतलब जो अडल्ट्स एकदम रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं, उनके दिमाग में कुछ स्ट्रेस नहीं है, वो कहीं से भाग कर नहीं आ रहे हैं, वो रेस्ट पोजीशन पे हैं। सो इन अडल्ट्स विच आर एट रेस्ट, उनके बॉडी में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होगी? अप्रॉक्सीमेटली 72 to 75 हार्ट बीट्स होंगी। कितनी हार्ट बीट्स होंगी? 72 to 75 हार्ट बीट्स होंगी। यहाँ तक का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया है? क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया रिलैक्स होंगे, और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को मिलाकर हम बोलते हैं सिंगल हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट होने के लिए 0.8 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होगी? अप्रॉक्सीमेटली 72 to 75 हार्ट बीट्स। यहाँ तक समझ में आया है? पक्का? आगे बढ़ें? ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या होता है? आपके ये जो अपर 2 चेंबर्स हैं एट्रिया, ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये ऊपर के 2 चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड यहाँ से नीचे जाएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। तो हम एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, हमको टेक्स्ट बुक में जो पैराग्राफ दिया गया है उसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिखा है ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। अब हमको क्या बताया गया है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में? दैट योर राइट एट्रियम रिसीव्स विच ब्लड। ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। आपके राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड। कौन लाके देता है राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऊपर से सुपीरियर वेना कावा आता है, नीचे से इंफीरियर वेना कावा आता है, और कोरोनरी साइनस। ये 3 अलग अलग वेन्स से हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है राइट एट्रियम में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कौन लेकर आता है? पल्मोनरी वेन्स। कौन लेकर आता है? पल्मोनरी वेन्स। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये दोनों ब्लड अब कहाँ जाएगा? दोनों का दोनों ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? दोनों ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा। सो राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये दोनों एट्रियम भर गए। क्या हो गए? ये दोनों एट्रियम भर गए। भर गए मतलब ये कौन से स्टेट में चले गए? रिलैक्स्ड स्टेट में चले गए। जब आप किसी चीज बलून को फुलाते हो तो वो फूकते जाता है, वो ब्लो होता है, तो इसका मतलब कि वो रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहा है। सो ये रिलैक्स्ड स्टेट में चले गए, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एट्रियल डायस्टोल हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? एट्रियल डायस्टोल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखो, जब आपका राइट
राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कंप्लीटली भर जाएगा। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आपके दोनों एट्रियम कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे ब्लड से, तो क्या होगा, आपके एट्रिया के वॉल में प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्या होगा, जब देखो, जब आप बलून के अंदर पानी भरते हो, होली के टाइम पे जब आप होली खेलते हो, तो बलून के अंदर जब आप पानी भरते हो तो एक लेवल के बाद बलून के वॉल के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से क्या हो जाता है, बलून के वॉल के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आपका राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया कंप्लीटली ब्लड से भर जाएगा, तो आपके राइट और लेफ्ट एट्रिया के वॉल में क्या आने लग जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट होने लग जाएगा। प्रेशर एक्सर्ट होना मतलब प्रेशर आना। तो अब क्या होगा, जब हमारे राइट और लेफ्ट एट्रिया के वॉल में प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट है। राइट एट्रियम के चेंबर में, राइट एट्रियम के पास सुपीरियर वेना कावा के नीचे, कहाँ पर, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा की जहाँ ओपनिंग होती है उसके जस्ट नीचे, मतलब एट द बेस ऑफ सुपीरियर वेना कावा एसए नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एसए नोड प्रेजेंट है। तो जब हमारे एट्रियम वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, देखो साइकिल समझने की कोशिश करो, मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, अच्छे से साइकिल को समझने की कोशिश करो। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर, जब हमारा राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया ब्लड से भर जा रहा है, क्या हो रहा है, जब हमारा राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया ब्लड से कंप्लीटली फिल हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे एट्रिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ब्लड फिल हो गया है, तो ब्लड फिल होने की वजह से एट्रियल वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो एसए नोड एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसए नोड एक्टिवेट हो जाएगा कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना चाहिए। एट्रिया भर गया है, एट्रिया रिलैक्स्ड स्टेट में, तो अब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मैं एट्रिया को पुश करूंगी तब ब्लड नीचे आएगा। जब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो एट्रिया जब भर गया है ब्लड से, कंप्लीटली फिल हो गया है, तो एट्रिया के वॉल्स पर प्रेशर जाता है। एट्रिया के वॉल्स पर प्रेशर जाता है तो एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट है, एट्रिया में, राइट एट्रियम में। सो एसए नोड गेट्स एक्साइटेड एंड इट जनरेट्स कार्डियक इंपल्स। तो एसए नोड एक्साइटेड होके क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। कार्डियक इंपल्स मतलब क्या होता है, वाइब्रेशंस जनरेट करना। एसए नोड से ऐसे वाइब्रेशंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे, वाइब्रेशंस निकलेंगे। और हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में कि एसए नोड से ये जो वाइब्रेशन निकलता है वो एवी नोड ले लेता है, और एवी नोड कहाँ पर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बंडल ऑफ हिस्से होते हुए वो वाइब्रेशंस परकिंजी फाइबर से होते हुए पूरे वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं। तो मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल के पास ब्लड भेज देता है, और फिर जब वेंट्रिकल पूरा ब्लड से भर जाएगा तो फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक एसए नोड का वाइब्रेशंस वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाएगा। सो सी क्या बोल रही हूँ मैं, आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया पूरा, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया। एट्रिया एकदम भारी हो गया है, आपके जो अपर 2 चेंबर्स हैं एट्रियम, वो एकदम भारी हो गए हैं। भारी होने की वजह से एट्रिया के वॉल पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। एट्रिया के वॉल पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो कौन एक्टिवेट हो रहा है, एसए नोड एक्टिवेट हो रहा है। एसए नोड क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है। जब एसए नोड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर जो वॉल्स प्रेजेंट है वो वॉल्स खुल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो वॉल्स खुल जाएंगी और एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। देखो क्या बताया गया है, कार्डियक मसल्स इन एट्रियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एसए नोड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है तो एट्रियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एट्रिया के जो वॉल, एट्रियम के जो वॉल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको हम, एट्रियल सिस्टोल। मतलब आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, एट्रियम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड के लिए टिकता है, सिर्फ 0.1 सेकंड। मतलब हमारे एट्रियल चेंबर्स के पास सिर्फ 0.1 सेकंड का टाइम होता है अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल्स को देने के लिए। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना टाइम होता है एट्रियम के पास कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड के अंदर एट्रियम को पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करना है। कहाँ पर ट्रांसफर करना है, पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करना है। सो एट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 सेकंड। अब क्या होता है, जब एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा। कहाँ पे आएगा, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आएगा। सो ब्लड इज पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल्स। व्हेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इज पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल्स एंड ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग बैक टू वेन्स। जब आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, देखो ये आपके एट्रियम है और ये आपके वेंट्रिकल्स है। जब आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ रहा है तो ये ब्लड वापस पीछे नहीं जाना चाहिए। तो ये ब्लड वापस पीछे ना जाए, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था
कि जो आपका इंफीरियर वेना कावा होता है वो यूस्टेशियन वॉल्व से क्लोज्ड है। इंफीरियर वेना कावा के ऊपर कौन सा फ्लैप लगा हुआ है? यूस्टेशियन वॉल्व। और कोरोनरी साइनस के ऊपर कौन सा वॉल्व लगा हुआ है? यहाँ पे जो कोरोनरी साइनस खुलता है उसके ऊपर कौन सा ढक्कन लगा हुआ है? थबेशियन वॉल्व। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी में बाहर ना चला जाए, एक बार खराब ब्लड हार्ट में आ गया तो वो वापस बॉडी में ना स्प्रेड हो जाए, इसीलिए ये ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस जाने से कौन रोकता है? द ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग बैक टू वेन्स बाय यूस्टेशियन वॉल्व। मतलब इंफीरियर वेना कावा के ऊपर कौन सा ढक्कन है? यूस्टेशियन वॉल्व है। एंड कोरोनरी साइनस के ऊपर कौन सा ढक्कन है? थबेशियन वॉल्व है। ये हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में पढ़ा था जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। जब हार्ट को ब्लड चाहिए, मतलब जब एट्रियम को ब्लड चाहिए तो ये ढक्कन खुल जाता है, पूरा एट्रियम ब्लड से भर जाता है, और जैसे पूरा एट्रियम ब्लड से भर जाता है ये ढक्कन वापस बंद हो जाता है, क्योंकि हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पीछे नहीं जाना चाहिए, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आगे क्या बताया गया है? आपका पूरा हार्ट जो है, जो एट्रियम है, क्या है आपके ये जो अपर टू चेंबर्स है एट्रियम, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना ब्लड कहाँ दे दिया? वेंट्रिकल्स में दे दिया। कहाँ पर दे दिया इन्होंने अपना ब्लड? वेंट्रिकल्स में दे दिया। तो एट्रियम रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, जब ब्लड वेंट्रिकल में चला गया तो एट्रियम वापस रिलैक्स्ड स्टेट में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एट्रियम रिलैक्स्ड स्टेट में हो जाएगा। सो एट्रियम सिस्टोल इज कंप्लीटेड। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? एट्रिया का जो सिस्टोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। 0.1 सेकेंड का टाइम था ना हमारे एट्रिया के पास, कितना टाइम था? 0.1 सेकेंड का टाइम था। उस 0.1 सेकेंड में एट्रियम ने क्या किया? अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर दिया। क्या किया? अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर दिया। वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करने के बाद एट्रिया का सिस्टोल खत्म, मतलब एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था अब वो फिर से रिलैक्स हो जाएगा। सो जब एट्रिया का सिस्टोल खत्म हो जाएगा, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो एट्रिया डायस्टोल स्टेज पे चला जाएगा, मतलब वो फिर से रिलैक्स्ड स्टेज में चला जाएगा। कौन से स्टेज में चला जाएगा? रिलैक्स्ड स्टेज में। और एट्रियल डायस्टोल जो है वो कितने टाइम तक रहता है? 0.7 सेकेंड्स तक। एट्रिया जो है वो डायस्टोल स्टेज में कितने सेकेंड्स तक रहता है? 0.7 सेकेंड्स। मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप एट्रिया को सिर्फ 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्टेड रख सकते हो, लेकिन एक बार ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाता है तो एट्रियम फिर से राजा बन जाता है, वो फिर से रिलैक्स्ड हो जाता है। तो एट्रियम रिलैक्स्ड स्टेज में कितने सेकेंड्स तक रहता है? 0.7 सेकेंड्स में। जब आपका एट्रिया रिलैक्स्ड हो जाता है तो उसके अंदर फिर से ब्लड भरने लग जाता है, मतलब ब्लड को हार्ट के अंदर भरने के लिए 0.7 सेकेंड्स का टाइम मिल रहा है। देखो वेरी सिंपल, जब तक आपका एट्रिया रिलैक्स्ड स्टेट में तब तक वो अपने अंदर ब्लड लेते जाएगा। तो इसका मतलब हार्ट कितने टाइम तक अपने अंदर ब्लड ले सकता है? 0.7 सेकेंड्स में। और जब हार्ट पूरी तरीके से भर जाता है तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाने के लिए कितना टाइम मिलता है? सिर्फ 0.1 सेकेंड। ये तो वही बात हो गई, पानी भरने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन खाली करने के लिए तुरंत खाली हो जाता है। कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालने के लिए 5 मिनट लगा, लेकिन पानी उस एक बाल्टी पानी को फेंकने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि जब एट्रिया डायस्टोल स्टेज में है, कौन से स्टेज में है? डायस्टोल, मतलब जब आपका एट्रियम रिलैक्स्ड स्टेज में है 0.7 सेकेंड्स, तो वो अपने अंदर ब्लड कलेक्ट करता है। कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? राइट एट्रियम पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और लेफ्ट एट्रियम पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा। 0.7 सेकेंड से उसके पास ब्लड कलेक्ट करने के लिए। एक बार जब सारा ब्लड कलेक्ट हो गया, अब एट्रियम फूक गया है, एट्रियम एकदम ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गया है, अब उसके पास और ब्लड लेने की ताकत नहीं है, तो अब हमारा सीनो एट्रियल नोड क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एट्रियम अगर इससे ज़्यादा ब्लड लिया तो वो फट सकता है। तो सीनो एट्रियल नोड क्या करेगा? कार्डियक इंपल्स स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से एट्रियम के वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एट्रियम के वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो एट्रिया ने जितना भी ब्लड कलेक्ट किया था वो सारा ब्लड वो वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर देगा। कहाँ कर देगा एट्रिया अपना सारा ब्लड? वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर देगा। वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करने के लिए उसके पास सिर्फ 0.1 सेकेंड है, क्योंकि एट्रियल चेंबर्स ऊपर की तरफ है तो ग्रेविटी की वजह से वो आसानी से फटाक से नीचे चला जाता है। बॉडी से ब्लड कनेक्ट करने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में ब्लड कलेक्ट हो रहा है। आपको कुएं से पानी खींचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, आप एंटी ग्रेविटी कर रहे हो, लेकिन वही पानी को वापस कुएं में डालने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बराबर ना। सीढ़ी चढ़ने के लिए ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन में, लेकिन सीढ़ी से नीचे गिरने के लिए टाइम नहीं लगता है क्योंकि आप ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिरते हो। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? ब्लड को कलेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड्स के लिए रहता है? 0.7। मतलब आपके जो एट्रियम है वो रिलैक्स्ड स्टेट में 0.7 सेकेंड
सेकेंड्स के लिए रहते हैं, और एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए रहता है, 0.1 सेकेंड्स, क्योंकि एट्रिया को अपना ब्लड कहाँ ट्रांसफर करना है, वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर करना है, जो फटाक से हो जाता है। ये एट्रियल सिस्टोल का पार्ट अच्छे से समझा है, पक्का थ्योरी रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। ओके, ऑल राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ। एट्रियल सिस्टोल आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एट्रियल सिस्टोल में हमने क्या देखा, राइट एट्रियम पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है, लेफ्ट एट्रियम पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है। जब आपका राइट और लेफ्ट एट्रियम पूरी तरीके से भर जाता है तो फिर एट्रियम के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। एट्रियम के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तो क्या एक्टिवेट हो जाता है, एसए नोड एक्टिवेट होता है। क्या एक्टिवेट होता है, एसए नोड। मतलब देखो, इमेजिन करो कि ये आपका एट्रियम है, क्या है, ये आपके अपर 2 एट्रियम है और ये नीचे के वेंट्रिकल्स हैं। ओके, ऊपर के 2 एट्रियम इक्वल साइज के बना देती हूँ, ये एट्रियम हो गए और ये वेंट्रिकल्स हो गए। तो यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एसए नोड प्रेजेंट है। जब एट्रियम पूरा ब्लड से भर जाएगा तो एसए नोड एक्टिवेट होगा। एसए नोड एक्टिवेट होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, कार्डियक इंपल्स क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, कार्डियक इंपल्स। तो कार्डियक इंपल्स क्रिएट करने की वजह से एट्रिया के मसल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यही कार्डियक इंपल्स आगे किसके पास ट्रांसफर होता है, मतलब पहले एट्रिया इसका एसए नोड एट्रियम में है, इसीलिए पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एसए नोड अपना वाइब्रेशन आगे भेजता है। आगे किसको भेजता है वो अपना वाइब्रेशन, एवी नोड को। किसको भेजता है वो अपना वाइब्रेशन, एवी नोड को। और ये एवी नोड आगे वाइब्रेशंस किसके पास लेके जाता है, बंडल ऑफ हिस के पास लेके जाता है। किसके पास लेके जाता है, बंडल ऑफ हिस के पास। तो यहाँ तक हमने एट्रियल सिस्टोल में देखा, लेकिन इसके आगे का जो एक्चुअल साइमल्टेनियस स्टेप होता है वो क्या होता है, जब एसए नोड कार्डियक इंपल्स क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, तो एट्रियल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो वाइब्रेशंस कौन ले लेता है, एवी नोड ले लेता है। तो देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कैसे, दोनों को आप एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल दोनों को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो, इसीलिए मैंने इस साइड का बोर्ड रब नहीं किया है। जब आपका एसए नोड इंपल्स क्रिएट करता है तो क्या होता है, द इंपल्स स्टार्टेड फ्रॉम एसए नोड नाउ रीचेस एवी नोड। तो एसए नोड ने जो इंपल्स स्टार्ट किया उसके वजह से एट्रियल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एट्रियल वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये इंपल्स कहाँ पहुंचा, एवी नोड के पास पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा ये इंपल्स, एवी नोड के पास पहुंचा। देखो यहाँ पर ये एवी नोड प्रेजेंट है। ओके, अब ये एवी नोड के पास जब ये इंपल्स पहुंचेगा तो कौन एक्साइटेड हो जाएगा, एवी नोड एक्साइटेड हो जाएगा। और हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि एवी नोड से क्या निकलता है, बंडल ऑफ हिस निकलता है। क्या निकलता है एवी नोड से, बंडल ऑफ हिस। तो एवी नोड अपना इंपल्स किसको सेंड करेगा, बंडल ऑफ हिस को सेंड करेगा। और बंडल ऑफ हिस से वो सिग्नल कहाँ पर जाएगा, मतलब जो वाइब्रेशंस, यहाँ से मैं वाइब्रेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो दूसरे पर्सन के पास वो वाइब्रेशन जाएंगे। सो एसए नोड से वाइब्रेशन निकल के एट्रियम के वॉल्स में जाता है। एट्रियम के वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो एट्रियल सिस्टोल हो जाता है। लेकिन वो वाइब्रेशंस वहीं पर खत्म नहीं होते हैं, वो वाइब्रेशन आगे तक कंटिन्यू करते हैं। आगे तक कंटिन्यू करके वो एवी नोड तक पहुंचते हैं। जब वाइब्रेशन एवी नोड तक पहुंच जाते हैं तो एवी नोड अपना इंपल्स किसको सेंड करता है, बंडल ऑफ हिस को सेंड करता है। बंडल ऑफ हिस से यहाँ से क्या निकल रहे हैं, ढेर सारे परकिंजी फाइबर्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, परकिंजी फाइबर्स, जो वेंट्रिकल के वॉल्स के साथ अटैच्ड है। तो बंडल ऑफ हिस से वो इंपल्स कहाँ पर जाएंगे, परकिंजी फाइबर्स के पास जाएंगे। परकिंजी फाइबर्स वो इंपल्स को कहाँ सेंड करेगा, जहां जहां परकिंजी फाइबर पहुंच रहा है वहां वहां तक वो इंपल्स जाएगा। हमको पता है ये परकिंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल वॉल्स में फैले हुए हैं। कहां पर फैले हुए हैं ये परकिंजी फाइबर्स, पूरे वेंट्रिकल वॉल्स में फैले हुए हैं। सो परकिंजी फाइबर सेंड्स इंपल्स ऑल ओवर द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। मतलब ऐसे नोड से इंपल्स निकला, एवी नोड के पास गया, एवी नोड से इंपल्स निकला, बंडल ऑफ हिस के पास गया, बंडल ऑफ हिस से इंपल्स निकला, परकिंजी फाइबर्स के पास गया। और परकिंजी फाइबर्स कहाँ फैले हुए हैं, परकिंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हुए हैं। तो परकिंजी फाइबर्स से ये इंपल्स कहाँ पर पहुंच गए, ये वेंट्रिकल्स के वॉल तक पहुंच गए। अब वेंट्रिकल्स के वॉल तक ये सिग्नल पहुंच गया है तो अब वेंट्रिकल का वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखो ऐसे नोड से जो सिग्नल निकलता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। इसीलिए ऐसे नोड जब एट्रियम में इंपल्स बना रहा था तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ऐसे नोड का इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया है तो अब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है। किसके कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बारी है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, कॉन्ट्रैक्शन। बार बार आपको मैं बता रही हूँ, जब आपके राइट चेंबर भर जाएंगे ब्लड से, जब आपके राइट और लेफ्ट चेंबर दोनों एट्रियल चेंबर्स ब्लड से भर जाएंगे
तभी ऐसे नोड एक्टिवेट होगा। ऐसे नोड कब एक्टिवेट होगा? जब आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों ब्लड से भर जाएगा तो ऐसे नोड एक्टिवेट होगा। ऐसे नोड एक्टिवेट होकर कार्डियक इंपल्स स्टार्ट करेगा। कार्डियक इंपल्स स्टार्ट होने की वजह से सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो इंपल्स आगे ट्रांसफर हो जाएगा एवी नोड को। एवी नोड से वो इंपल्स आगे जाएगा बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पर्किंजी फाइबर में, और फिर पर्किंजी फाइबर्स की मदद से अब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है। मतलब पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, अब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उस ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा में भेजेंगे। क्योंकि हमने क्या देखा था कि यहाँ से समझो ये वेंट्रिकल्स हैं तो यहाँ से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? पल्मोनरी ट्रंक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आयोर्टा। करेक्ट है ना? राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट, ये लेफ्ट है या राइट है? तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? पल्मोनरी ट्रंक, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। देखो अगर मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करके बताऊं यहीं पर तो आपका शायद कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वेट, ऑल राइट। हाँ देखो ये आपके वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ से आपका पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। क्या निकल रहा है आपका? पल्मोनरी ट्रंक। कहाँ से निकल रहा है पल्मोनरी ट्रंक? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये आप सॉरी राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है, जो क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? आयोर्टा निकल रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? ऐसे आयोर्टा निकल रहा है। करेक्ट है ना? और ये आयोर्टा क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। क्या कैरी करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये ब्लड आया कहाँ से? राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? एट्रियम से आया। राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में चला गया और लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ ऊपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वेंट्रिकल के दबने की बारी आएगी तो वापस से ब्लड कहीं ना कहीं से बाहर जाने का जगह ढूंढेंगे, तो जहां से उनको जगह मिलेगी वो वहां घुस जाएंगे। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में घुस जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आयोर्टा में घुस जाएगा। सो क्या बताया गया हमको यहाँ पर? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, क्या होगा? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा मतलब जब आपके ये वेंट्रिकुलर चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? पल्मोनरी ट्रंक में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? पल्मोनरी ट्रंक में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करेगा? आयोर्टा में। कहाँ एंटर करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आयोर्टा में। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब आपका ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, द कस्पिड वॉल्व, देखो यहाँ पर जो कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में 3 कस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल में कितने कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं? 3 कस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 कस्पिड वॉल्व। तो जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? ताकि वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रिया में ना जा सके। एट्रियम के वॉल्व्स कैसे बंद हो गए थे? यहाँ पर देखो, यहाँ हमने देखा था ना कि एट्रियम के वॉल्व्स बंद हो गए थे ताकि वो ब्लड वापस वेन्स में ना जा सके। उसी तरीके से ये कस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाएंगे ताकि वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रिया में ना जा सके। सो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जब आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, द कस्पिड वॉल्व्स क्लोज बोथ द एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, मतलब यहाँ पे ये जो कस्पिड वॉल्व्स हैं, ये कस्पिड वॉल्व्स क्या करेंगे? ढक्कन बंद कर देंगे ताकि वेंट्रिकल में आया हुआ ब्लड, एट्रियम से जो ब्लड वेंट्रिकल में आया है वो ब्लड वापस पीछे ना जा सके, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द एट्रिया, ताकि ब्लड क्या ना हो सके? प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम एंटरिंग, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? एंटरिंग इनटू एट्रिया। मतलब आपका जो वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आ गया है वो ब्लड वापस एट्रिया में ना जा सके, इसीलिए ये कस्पिड वॉल्व्स ढक्कन बंद कर देते। देखो, जब एट्रिया को अपना ब्लड ट्रांसफर करना है, जब अपर चेंबर्स को अपना ब्लड नीचे भेजना है तो ढक्कन खोलना पड़ेगा। ढक्कन खुलेगा तभी एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा। वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड आ गया, अब एट्रिया खाली हो गया, अब एट्रिया बाकी का ब्लड बॉडी से कलेक्ट करेगा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का कनेक्शन खत्म, तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? एट्रिया का ढक्कन बंद कर देंगे। तो जब ये वेंट्रिकल्स ढक्कन बंद करते हैं, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल द कस्पिड वॉल्व्स क्लोज बोथ द एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स, जब ये एवी अपर्चर बंद हो जाता है तो कौन सा साउंड स्टार्ट होता है? लब साउंड सुनाई देता है। कौन सा साउंड सुनाई देता है? पहला साउंड लब, मतलब खुलते वक्त कोई साउंड नहीं सुनाई देता है। जब आप दरवाजा खोलते हो तब आवाज नहीं आती है, जब आप दरवाजा बंद करते हो जोर से तब आवाज आती है। करेक्ट है? तो जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है
तो ये कस्पिड वॉल्स खुलते वक्त कोई आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एट्रिया से पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो तब मतलब जब पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, अब ये वेंट्रिकल का ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए, इसीलिए ढक्कन जोर से बंद हो जाता है। कौन सा ढक्कन? कस्पिड वॉल्स। कौन से वॉल्स? कस्पिड वॉल्स। और उस टाइम पे पहला साउंड कौन सा सुनाई देता है? लब साउंड। कौन सा साउंड सुनाई देता है? लब। हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट कैसे सुनाई देती है? लब डब लब डब लब डब ऐसे सुनाई देती है। तो पहला जो साउंड है लब, वो कब सुनाई देता है? जब आपका एट्रिया का पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है। वेंट्रिकल से कोई भी ब्लड अब एट्रिया में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये कस्पिड वॉल्स वेंट्रिकल्स को बंद कर देते हैं। ये कस्पिड वॉल्स क्या कर देते हैं? वेंट्रिकल्स को बंद कर देते हैं, ताकि वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में ना जाए। वेंट्रिकल्स का ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा आयोर्टा में। ये मतलब ये जो वेंट्रिकल्स के ब्लड हैं वो अपने अपने जर्नी में जाएंगे, मतलब राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी ट्रंक में और लेफ्ट वेंट्रिकल का आयोर्टा में, वो वापस एट्रिया में नहीं जाएंगे। और एट्रिया में ना जाए इस चीज़ की गारंटी कौन देता है हमको? ये कस्पिड वॉल्स। ये ढक्कन बंद हो जाएंगे तो फिर वेंट्रिकल्स के ब्लड को एट्रिया में जाने का रास्ता ही नहीं बचेगा। समझ में आया? इतना पार्ट पक्का समझ में आया? आर यू श्योर? आगे बढ़े। ऑल राइट। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारा हार्ट जो है वो लब साउंड प्रोड्यूस करता है। कब ये साउंड प्रोड्यूस होता है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, मतलब जब ये कस्पिड वॉल्स बंद होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जब लब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद क्या होता है? हमने क्या देखा कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी ट्रंक से और ट्रंक में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोर्टा में। पल्मोनरी ट्रंक के बाद वो ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आएगा और लेफ्ट एट्रियम को देगा। और आयोर्टा से ब्लड जाएगा बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वो आएगा राइट एट्रियम में। सो ये तो इसके आगे का पाथवे आपको पता है कि पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहाँ जाता है और आयोर्टा से ब्लड कहाँ पर जाता है। अब इसके आगे हमको क्या बताया? कुछ कैलकुलेशंस, कुछ वैल्यूज बताई गई हैं जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सो नॉर्मल कंडीशन में, मतलब जब कोई भी अडल्ट रेस्ट कर रहा होता है, सो नॉर्मल कंडीशन में जब उसके वेंट्रिकल्स सिस्टोल में जाते हैं, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कितने टाइम के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 0.3 सेकेंड्स के लिए। एट्रिया हमने जो पहले पढ़ा था, एट्रिया कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। लेकिन वेंट्रिकल्स कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 0.3 सेकेंड्स के लिए। और फिर 3 सेकेंड्स के बाद, मतलब 0.3 सेकेंड्स के बाद जब वेंट्रिकल्स का सारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा में चला जाता है तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम आता है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड कंडीशन में रहते हैं। तो वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहता है? 0.3 सेकेंड्स के लिए। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स कितने टाइम के लिए रिलैक्स्ड होता है? 0.5 सेकेंड्स के लिए। ये पूरा का पूरा एट्रियल सिस्टोल से लेकर एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल से लेकर वेंट्रिकल डायस्टोल, ये पूरा हम एक ग्राफ के पॉइंट में देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, पहले ही डाउट मत पूछ लेना कि मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। वीडियो को एंड तक देखो तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड्स के लिए होती है। कितने सेकेंड्स के लिए? 0.8 सेकेंड्स के लिए। तो ये जितना भी टाइमिंग है इसको हम 0.8 सेकेंड में ही एडजस्ट करेंगे। मतलब एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रिया कब रिलैक्स हो रहा है, वेंट्रिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स कब रिलैक्स हो रहे हैं, इसका हम एक पूरा समरी देखेंगे। लेकिन इंडिविजुअल वैल्यूज आप याद रखो। एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड्स के लिए, एट्रियल डायस्टोल होता है 0.7, तो 0.1 प्लस 0.7 8 हो गया 0.8। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 के लिए, तो 0.3 0.5 0.8, मतलब दोनों 0.8 0.8 हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों को ऐड करोगे, वो पूरा 0.8 एट्रिया प्लस वेंट्रिकल्स दोनों का मिला के हो रहा है। कैसे होता है वो अभी मैं बताऊंगी, सो वीडियो को एंड तक देखो। ओके, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब आपका वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड कंडीशन में जाता है। डायस्टोल मतलब क्या? जब वेंट्रिकल्स ने अपना सारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा को दे दिया है। जब वेंट्रिकल्स ने अपना सारा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा को दे दिया है तो अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया है। सो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है उसके सेमिल्यूनर वॉल्स क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। किसके सेमिल्यूनर वॉल्स? हमने पढ़ा था ये जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, ये देखो ये पल्मोनरी ट्रंक होता है, यहाँ पे 3 सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। और ये जो आयोर्टा होता है यहाँ पे 3 सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं। ये सेमिल्यूनर वॉल्स क्या करेंगे? पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड चला गया है उसको नीचे नहीं आने देंगे, पीछे नहीं आने देंगे। और आयोर्टा में एक बार जो ब्लड चला गया है उसको वापस नहीं आने देंगे। वॉल्स का काम क्या होता है? एक चीज जो चली गई तो वो वापस पीछे नहीं आनी चाहिए।
सो सेमिल्यूनर वॉल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में चला जाएगा तो ये यहाँ का ब्लड नीचे नहीं आना चाहिए, पल्मोनरी ट्रंक का ब्लड नीचे नहीं आना चाहिए, एट्रियम का ब्लड नीचे आएगा। सो जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, जिसके वजह से आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट हो जाएगा फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक आयोटा। तो उस टाइम पे हमको क्या सुनाई देगा, डब साउंड सुनाई देगा। तो लब साउंड कब सुनाई देता है, जब आपके कस्पिड वॉल्स बंद हो जाते हैं। और डब साउंड कब सुनाई देता है, जब आपके सेमिल्यूनर वॉल्स बंद हो जाते हैं। मतलब जब एट्रिया खाली हो जाता है तो लब साउंड आता है, और जब वेंट्रिकल्स खाली हो जाते हैं तो डब साउंड आता है। तो इसका मतलब एक हार्ट बीट में आपको कौन सा साउंड सुनाई देता है, लब डब। कौन सा साउंड सुनाई देता है, लब डब। लब मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डब मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। सो जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया तो एट्रिया क्लोज हो गया, तो लब साउंड बना। और जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा में गया तो पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा क्लोज हो गए, तब डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो कौन सा साउंड सुनाई देता है, डब साउंड। बोथ एट्रियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स। अगर दोनों का, ये डायस्टोल मतलब ये रिलैक्सेशन स्टेज और एट्रिया का रिलैक्सेशन स्टेज दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एक कॉमन टाइम के लिए बंद रहते हैं, दैट इज 0.4 सेकेंड्स। कैसे, मैं अभी आपको वो ग्राफ बताऊंगी। When all the chambers of the heart, देखो एक ऐसा टाइम आता है 0.4 सेकेंड्स का, एक ऐसा टाइम आता है, उस टाइम पे पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है, कोई भी चेंबर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं रहता है। देखो एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल्स सिर्फ 0.3 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब टोटल 0.4 सेकेंड्स हो रहे हैं। एट्रिया का 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल का 0.3 सेकेंड्स। मैं कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन की। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स। टोटल कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना हुआ, 0.4 सेकेंड्स। और बचा हुआ 0.4 सेकेंड्स क्या होगा, डायस्टोल होगा। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो जब आपके हार्ट के सारे चेंबर्स रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं, डायस्टोल में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल या कंप्लीट डायस्टोल। क्या बोलते हैं उसको हम, जॉइंट डायस्टोल या कंप्लीट डायस्टोल। और ऐसे करके टोटल मतलब कॉन्ट्रैक्शन का 0.4 सेकेंड्स और रिलैक्सेशन का 0.4 सेकेंड्स मिला के टोटल टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स। सो एक कार्डियक साइकिल कितने सेकेंड्स में हुई, 0.8 सेकेंड्स। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन, ये कंक्लूजन है, आपके राइट साइड के हार्ट में क्या रहेगा, मतलब राइट साइड के चेंबर्स में क्या रहेगा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और वहीं से राइट वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Total volume of the blood pumped during one ventricular systole is called stroke volume. जब आपका ventricular systole हो रहा है, मतलब जब आपके ventricles contract हो रहे हैं, तो वो अपना अपना ब्लड कहाँ छोड़ रहे हैं, राइट वेंट्रिकल ब्लड दे रहा है पल्मोनरी ट्रंक को और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड दे रहा है आयोर्टा को. सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकलता है 0.8 सेकेंड, मतलब एक हार्ट बीट में जो ब्लड बाहर आता है आपके हार्ट से, जब एक हार्ट बीट होती है मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस टाइम पे जब ब्लड हार्ट से बाहर आ रहा है तो वो कितना ml बाहर आ रहा है, 70 ml. अप्रोक्सीमेटली कितना ml बाहर आ रहा है, 70 ml. उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम. देखो पहले जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया तो वो हार्ट के अंदर ही गया, मतलब एक चेंबर से दूसरे चेंबर में गया. लेकिन जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा में जा रहा है तो अब ये हार्ट का पार्ट नहीं है, अब वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. सो जब आपका ब्लड हार्ट से बाहर आता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड ड्यूरिंग वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा में जाएगा, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. और एक स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना ब्लड बाहर निकलता है, अप्रोक्सीमेटली 70 ml. कितना ब्लड बाहर आता है, अप्रोक्सीमेटली 70 ml. तो अब देखो कार्डियक आउटपुट, मतलब अगर एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड बाहर आ रहा है तो आपके बॉडी में कितने हार्ट बीट्स होती है एक मिनट में, 72 हार्ट बीट. एक हार्ट बीट में 70 ml बाहर आ रहा है तो 72 हार्ट बीट्स में कितना ml ब्लड बाहर आएगा. क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड बाहर आ रहा है तो 72 हार्ट बीट्स में कितना ml ब्लड बाहर आएगा. कैलकुलेट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रुकी हुई हूँ. क्वेश्चन क्या है, एक हार्ट बीट कितने सेकंड्स के लिए होता है, 1 हार्ट बीट इज इक्वल्स टू 0.8 सेकंड्स. तो एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती है अप्रोक्सीमेटली.
एक हार्ट बीट पे 70 ml ब्लड बाहर आ रहा है, तो 72 हार्ट बीट में कितना ml ब्लड बाहर आएगा, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। चलिए हम देखते हैं आगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड बाहर आ रहा है तो 72 हार्ट बीट्स में कितना ml ब्लड बाहर आएगा। सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट पर मिनट, मतलब एक मिनट में टोटल कितना ब्लड बाहर पंप हो रहा है, हार्ट के बाहर पंप हो रहा है। एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, SV मीन्स व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम। SV का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब हार्ट से जो ब्लड बाहर पंप होता है। सो SV इंटू HR मतलब क्या होता है, हार्ट रेट मतलब एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, एक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml है, और टोटल हार्ट बीट्स कितनी होती है एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली हार्ट से एक मिनट में कितना ब्लड बाहर आता है 5040 ml पर मिनट, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर इसको बोला जाए तो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, कितना लीटर्स ऑफ ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, 5 लीटर ऑफ ब्लड पंप हो रहा है एक मिनट में। कितने मिनट में, एक मिनट में। सो दिस इज कार्डियक आउटपुट। क्या है ये आपका कार्डियक आउटपुट। इसमें से आधा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और आधा ब्लड आयोटा में जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ओके, सो अब देखो, अब आपको ये कार्डियक आउटपुट का पॉइंट क्लियर हुआ है। ऑलराइट, अब वो जो टाइमिंग वाला कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो जाएगा। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, मतलब एक हार्ट बीट में कब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, कब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कब दोनों रिलैक्स होते हैं। सो हमने क्या पढ़ा था कि एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया, क्या बोल रही हूँ मैं, एट्रिया मतलब ये देखो, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं और ये आपके एट्रिया है, ठीक है। सो ये आपके वेंट्रिकल्स है, ऑलराइट। सो आपका एट्रिया जो है, ये एट्रिया का कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम के लिए रहता है, 0.1 सेकेंड्स के लिए। कितने सेकंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.1 सेकंड के लिए। तो 0.1 सेकंड्स के लिए आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर 0.7 सेकंड्स के लिए वो रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। सो एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकेंड्स, एंड एट्रियल डायस्टोल मतलब एट्रिया कितने टाइम के लिए रिलैक्स रहेगा, 0.7 सेकेंड्स के लिए। तो यहाँ देखो, एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड्स एंड एट्रियल डायस्टोल इज फॉर 0.7 सेकेंड्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल एट्रिया का टाइम कितना हो गया, 0 से लेकर 0.8। टोटल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कितने सेकेंड्स के लिए हो गए, 0.8 सेकेंड्स के लिए। मतलब एट्रियल AS प्लस AD कितना सेकंड हो गया, 0.8 सेकेंड्स। AS प्लस AD कितना सेकंड हो गया, 0.8 सेकेंड्स। अब इसी के बीच में वेंट्रिकल्स भी काम कर रहा है क्योंकि ये दोनों चेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रिया रिलैक्स हो जाता है। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पे क्या होगा, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगे और तुरंत एट्रिया आपका रिलैक्स हो जाएगा। जब एट्रिया रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जब आपका एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा, जब आपका एट्रिया रिलैक्स हो जाएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो कितने सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्शन करता है, वो 3 सेकंड्स के लिए। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एट्रिया ने अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में डाल दिया। तो अब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की बारी है। तो वेंट्रिकल्स कितने सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देखो इधर पे लिखा है, वेंट्रिकल्स कितने सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 0.3 सेकंड्स के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 1 2 3 0.3 सेकंड्स के लिए आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना ब्लड पल्मोनरी ट्रंक और आयोर्टा को दे देते हैं, और फिर वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो वेंट्रिकल्स कितने सेकंड्स के लिए रिलैक्स होते हैं, 0.5 सेकंड्स के लिए। कितने सेकंड्स के लिए, 0.5 सेकंड्स के लिए। तो देखो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो वेंट्रिकल डायस्टोल इज फॉर 0.5 सेकंड्स एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फॉर 0.3 सेकंड्स। तो यहाँ पर अगर मैं VS प्लस VD लिखूँ, मतलब वेंट्रिकल का अगर कैलकुलेशन लिखूँ, तो ये भी कितना हो गया, 0.8 सेकंड्स। अब देखो, जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है और एट्रिया रिलैक्स हो रहा है, देखो ये पूरा एट्रिया रिलैक्सेशन है और ये पूरा वेंट्रिकल रिलैक्सेशन है। दोनों के बीच में एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पे आपके हार्ट के चारों चेंबर्स रिलैक्स हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो रहा है और यहाँ पर ये
एट्रिया भी रिलैक्स हो रहा है। तो जब वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों रिलैक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं उसको हम? जॉइंट डायस्टोल। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आपका एट्रिया भी रिलैक्स्ड रहता है और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड रहते हैं, और वो कितने टाइम के लिए होता है? 0.4 सेकेंड्स के लिए। कितने टाइम के लिए होता है? 1 2 3 4 0.4 सेकेंड्स के लिए आपका जॉइंट डायस्टोल होता है। क्या होता है आपका? जॉइंट डायस्टोल। सो एट्रिया का सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स और फिर जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स। क्या बोला मैंने? एट्रिया का सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 और फिर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं 0.4। तो 0.1 प्लस 0.3 कितना हुआ? 0.4 हुआ। ये 0.4 और ये 0.4, टोटल कितना हो गया? 0.8। यहाँ पे आपका एक हार्ट बीट खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका एक हार्ट बीट खत्म हो जाता है और यहाँ से आपका दूसरा हार्ट बीट स्टार्ट होता है। मतलब ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का 0.5 सेकेंड्स है ना, उसका जो लास्ट एक 0.1 सेकेंड रहता है, वहां से आपका वापस नया कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? आपका नया कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मतलब पहला साइकिल खत्म होने से पहले ही दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल्स एकदम रिलैक्स्ड कंडीशन में जाते जाते तुरंत एट्रिया वापस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये इंटरकनेक्टेड है। ये पूरा एक साइकिल कितने सेकेंड्स के लिए होता है? 0.8 सेकेंड्स के लिए। देखो आपका एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे एट्रिया रिलैक्स हुआ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ? 0.3 सेकंड्स के लिए। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन हो गया 0.4, टोटल कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन प्लस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो गया? 0.4। अब दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में चले गए हैं। दोनों क्या चले गए हैं? रिलैक्स्ड स्टेट में चले गए हैं। तो वो दोनों का रिलैक्स्ड स्टेट जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड्स के लिए हुआ है? 0.4 सेकंड्स के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन का 0.4, 0.1 प्लस 0.3 कितना होता है? 0.4। तो ये 0.4 और ये 0.4, टोटल एक हार्ट बीट कितने सेकंड्स के लिए हो रही है? 0.8 सेकंड्स के लिए। कितने सेकंड्स के लिए हो रही है? 0.8 सेकंड्स के लिए। और ये कार्डियक साइकिल खत्म होते होते दूसरा कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये देखो एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से दूसरा हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक हार्ट बीट कितने सेकंड्स के लिए रहता है? 0.8 सेकंड्स के लिए। एक हार्ट बीट कितने सेकंड्स के लिए रहता है? 0.8 सेकंड्स के लिए। और एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली कितने हार्ट बीट होते हैं? 72 to 75 हार्ट बीट्स होते हैं। आई होप आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा, कार्डियक आउटपुट समझ में आया होगा, सारा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया गया है पिंक कलर का, जहां पर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बताई गई है। फटाफट देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। दो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, हमने क्या बोला था कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब उसको वो खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि पूरी तरीके से वो खुद को कंट्रोल नहीं करता है, थोड़ा सा पार्ट उसका ब्रेन से कनेक्टेड होता है। सो दो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, इट इज ऑल्सो अंडर डुअल कंट्रोल, द नर्वस एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल। मतलब हार्ट को और दो चीजें कंट्रोल करती है। हार्ट खुद को तो कंट्रोल करता ही है, मतलब उसके मसल्स तो उसको कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हार्ट का कंट्रोल थोड़ा सा ब्रेन के हाथ में भी है और थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल भी है। ओके, द नर्वस कंट्रोल इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, sympathetic system with hormone epinephrine and neurotransmitter increase the heart rate of heartbeat during emergency। देखो क्या बोला गया है, हार्ट को मसल कंट्रोल कर रहा है, मतलब हार्ट खुद को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी उसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन कैसे कंट्रोल कर रहा है? एक तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की मदद से, एएनएस मतलब हार्ट खुद का ध्यान खुद रख सकता है, और दूसरा हार्मोन्स की मदद से। कौन से हार्मोन्स? एक्साइटमेंट वाले हार्मोन्स जो डर के टाइम पे या एक्साइटमेंट के टाइम पे रिलीज होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन। ओके, ये एपिनेफ्रिन कब रिलीज होता है? जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है। जैसे जब रेस, आप रनिंग रेस कर रहे हो, रिले रेस में जब आप भागते हो तो लास्ट का हर्डल जब आपको क्रॉस करना होता है तो कैसे बॉडी में जोश आ जाता है और आप पूरी जान लगा के भागते हो। तो उस टाइम पे हार्ट को ज्यादा बीट करने के लिए कौन सा हार्मोन मदद करता है? एपिनेफ्रिन। ओके, सो इसका मतलब हार्ट हार्मोन की मदद से भी अपना हार्ट रेट बढ़ा सकता है। ओके, सो सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, एपिनेफ्रिन एज न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट ड्यूरिंग इमरजेंसी, एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दैट इज विद एसिटाइलकोलाइन इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ हार्ट बीट। जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो या जब आप बहुत सैड होते हो तो एसिटाइलकोलाइन हार्मोन रिलीज होता है जो आपके हार्ट बीट को स्लो कर देता है। जब आप सो रहे होते हो तो उस टाइम पे आपका हार्ट एकदम धीरे धीरे धड़कता है, जब आपको कोई टेंशन नहीं होता है। तो वो कौन से हार्मोन की वजह से?
एसिटाइलकोलाइन हार्मोन के वजह से हार्ट रेट स्लो होता है, और एक्साइटमेंट के वजह से एपिनेफ्रिन हार्मोन के वजह से हार्ट रेट फास्ट होता है। ये दोनों हार्मोन्स को 10 टाइम्स लिखो, तभी आपको ये याद होंगे, एंट्रेंस में पूछा जाता है। एक्साइटमेंट हार्मोन कौन सा है? एपिनेफ्रिन। कौन सा हार्मोन है? एपिनेफ्रिन, जिसके वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है। और रिलैक्सेशन हार्मोन कौन सा है? एसिटाइलकोलाइन, जिसके वजह से हार्ट रेट स्लो होता है। ओके, तो हार्ट बेसिकली खुद को कंट्रोल कर रहा है, सिर्फ इस हार्मोन के वजह से उसका हार्ट बीट फास्ट होगा या स्लो होगा। समझ में आई बात? ऑल राइट। जैसे आप साइकिल में ग्रीस लगा देते हो साइकिल की चेन में, तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है या स्लो हो जाती है, डिपेंड करता है आपने कितना ग्रीस लगाया या कितने दिन से ग्रीस नहीं लगाया। लेकिन साइकिल चलना तो नहीं रुकती है ना। वैसे ही हार्ट अपनी मर्जी से चलता है, बस उसको फास्ट चलाना है तो एपिनेफ्रिन हार्मोन चाहिए, और स्लो धड़काना है तो एसिटाइलकोलाइन हार्मोन रिलीज होता है। ओके, नर्वस कंट्रोल इंक्लूड्स, ये तो हार्मोन वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है हार्ट को। सो नर्वस कंट्रोल इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, CNS, ANS एंड PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, एंड PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट्स कार्डियोवास्कुलर सेंटर लाइज इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हार्ट का जो ब्रेन के अंदर जो हार्ट वाला पार्ट है, मतलब देखो ब्रेन बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का पार्ट जो हार्ट को कंट्रोल करता है वो वाला पार्ट कहाँ पर है? उसके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में है। कहाँ पर है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट इन रिस्पॉन्स टू इनपुट्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स लाइक प्रोपियोरिसेप्टर्स विच मॉनिटर द पोजिशन ऑफ लिम्स एंड मसल्स, chemoreceptors monitoring chemical changes in blood, and baroreceptors monitoring the stretching of main arteries and veins। आपका ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन क्या करेगा? ये भी हार्ट को कंट्रोल करेगा, पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करेगा। मतलब हार्ट को सिर्फ ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अगर समझो आपकी बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में? अलग अलग रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो सिग्नल पकड़ते हैं। तो आपकी बॉडी में अगर समझो एक रिसेप्टर हमको क्या बताया गया है? प्रोपियोरिसेप्टर। प्रोपियोरिसेप्टर मतलब जो आपके मसल्स की एक्टिविटी को देखता है। अचानक से समझो आपको 10 किलो का वजन उठाना है। आपने देखा होगा जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जब आप कोई वजन वाली चीज उठाते हो तो आपका दिल उसके बाद बहुत जोर जोर से धड़कता है, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जब आप कोई वजन वाली चीज उठाते हो तो आप बहुत सारी एनर्जी यूज करते हो। एनर्जी यूज करते हो तो सेल्स का ऑक्सीजन यूज हो जाता है, और जब सेल का ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करे, क्योंकि सेल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ब्लड से मिलता है। तो जब आप कोई मैकेनिकल काम कर रहे हो, मतलब जब आप अपने मसल्स के ऊपर या अपने हाथ पैर यूज कर रहे हो कोई काम करने के लिए, तो प्रोपियोरिसेप्टर एक्टिवेट होता है। कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है? प्रोपियोरिसेप्टर। ये आपके मसल की एक्टिविटी को ट्रेस करता है। जब आप ज्यादा फिजिकल वर्क करते हो तो प्रोपियोरिसेप्टर उसको ट्रेस कर लेता है, और वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी ज़्यादा मैकेनिकल काम कर रही है, तो हार्ट को बोलो ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए, तो हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। सेकंड रिसेप्टर कौन सा बताया गया है? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर मतलब जब आपके ब्लड में कोई केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे आप कभी स्मोक करते हो या कभी ड्रिंक करते हो तो बॉडी में अचानक से अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके वजह से भी हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। कभी कभी हार्ट रेट फास्ट होता है, और कभी कभी ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से हार्ट रेट स्लो हो जाता है, आपको नींद आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन सा केमिकल जा रहा है। केमिकल के वजह से आपका ब्रेन आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। ओके, और तीसरा रिसेप्टर है बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर मतलब क्या होता है? आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो उसके वजह से हार्ट रेट को स्लो करना है कि फास्ट करना है, वो डिपेंड करता है। जैसे समझ लो कि किसी ने आपका गला दबा के रखा है, गला दबा दिया है, मतलब वहां के आर्टरीज और वहां के वेन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी हार्ट रेट एकदम से बढ़ा देगी या फिर एकदम से स्लो कर देगी। सो डिपेंड करता है कि आपके आर्टरीज और वेन्स के ऊपर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, उस हिसाब से बेरो रिसेप्टर उस प्रेशर को सेंस करते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन हार्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता है, हार्मोन्स हार्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करते हैं, वो सिर्फ हार्ट को अपना स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं या स्लो करने में मदद करते हैं। हार्ट खुद से धड़कता है। ओके, ऑल राइट। Chemical control of the heart rate includes the conditions like hypoxia, acidosis, alkalosis causing decreased cardiac activity। यहाँ पर केमिकल कंडीशंस कौन सा बताया? मतलब बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कम हो गई है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाना, अस्थमा वाले केसेस में होता है, या जब आप किसी बंद जगह पर होते हो क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में, तो आपको जब घुटन होने लग जाती है तो आपका हार्ट धीरे धीरे करके स्लो बीट करने लग जाता है और आपको चक्कर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट धीरे धीरे बीट करेगा तो ब्लड धीरे धीरे पंप होगा, ब्लड धीरे धीरे पंप होगा तो सेल्स तक ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंचेगा, और अगर सेल्स तक ऑक्सीजन लेट पहुंच रहा है तो सेल आलसी हो जाएंगे और बॉडी
बेहोश हो जाएगी। सो हाइपोक्सिया, एसिडोसिस मतलब जब ज़्यादा एसिडिटी की कंडीशन हो जाती है, एंड अल्कलोसिस मतलब पीएच एकदम से या तो बीपी बढ़ जाएगा या तो बीपी कम हो जाएगा। सो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपका हार्ट रेट एकदम से स्लो हो जाता है। और दूसरे हार्मोन्स जैसे कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एनहांस द कार्डियक एक्टिविटी, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। और हाइपोक्सिया, एल्कलोसिस और एसिडोसिस की वजह से हार्ट बीट कम होती है। तो आपको ये कंपोनेंट्स याद रखना है, किसके वजह से हार्ट बीट स्लो होती है और किसके वजह से हार्ट बीट फास्ट होती है। Besides concentration of cations like पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम हैव मेजर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी, इसके अलावा भी मतलब हार्मोन्स के अलावा भी आपकी बॉडी में कितना पोटेशियम है, कितना कैल्शियम है और कितना सोडियम है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका हार्ट बीट फास्ट पंप होगा कि स्लो। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका हार्ट जल्दी बीप करता है, मतलब जल्दी वो बीट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट थक जाता है। सो पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम की मात्रा मेंटेन होनी चाहिए बॉडी में। कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीजेस विद द एलिवेटेड लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आपका समझो सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आपके बॉडी में पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब स्टार्टिंग में हार्ट बीट बढ़ेगा और फिर एकदम से हार्ट बीट स्लो हो जाएगा। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप एक कॉलम बनाओ और कॉलम में लिखो कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीजेस, मतलब हार्ट बीट स्लो होना और हार्ट बीट फास्ट होना, कौन से रीज़न के वजह से हार्ट बीट स्लो होती है और कौन से रीज़न के वजह से हार्ट बीट फास्ट होती है, ये आपको कॉलम बनाकर कॉलम के फॉर्म में लिखना है। ब्रेन का कौन सा पार्ट हार्ट को कैसे कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास 3 रिसेप्टर है, बेरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स एंड प्रोपियो रिसेप्टर। हर एक रिसेप्टर का क्या काम है वो लिख कर ले लो, कौन से हार्मोन्स के वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, कौन से केमिकल्स के वजह से हार्ट रेट स्लो होता है, ये अच्छे से समझ लो। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कार्डियक साइकिल का अच्छे से समझ लो। एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड्स में होती है। एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में कि जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड्स के लिए होता है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड्स के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सारी चीज़ों को देखो, रीड करो, टेक्स्ट बुक बार बार रीड करो, वीडियो को बार बार देखो और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करके ले लो। मैंने कोशिश की है कि आज के सेशन में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझा सकूं, इसीलिए मैंने सारा लेक्चर लिख कर लिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस चैप्टर का जो डिफिकल्ट पार्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है। ये चैप्टर का बहुत वेटेज है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको बार बार देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर दो। ऐसे ही वीडियो मत देखो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने से आपका ही फायदा है, आपको जब भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलते जाएगा और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सो अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन जरूर बताना ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सके। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।